सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिससे आप आपका फंडेड अकाउंट इजीली पास कर सकते हो। और जो 5th वाली टिप है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक देखना। तो सबसे पहली टिप है बिगिनर्स के लिए। तो अगर आप अभी-अभी प्रोफार्म इंडस्ट्री में आए हो तो उसे पास करने के बारे में मत सोचो। फंडेड अकाउंट को कैसे आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकते हो उसके बारे में सोचो। मतलब आपको फंडेड अकाउंट पास करने के बारे में नहीं सोचना है। आपको ऐसा रिस्क मैनेजमेंट बनाना है कि आप उसे लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाओ। जो मेरा फर्स्ट फंडेड अकाउंट था, मैंने उसको 3 मंथ तक चलाया था। मतलब मैं 3 मंथ तक उसमें ब्रेक इवन था। कभी प्रॉफिट करता, कभी लॉस करता, कभी प्रॉफिट करता, कभी लॉस करता और ब्रेक इवन पे था मैं उसको 3 मंथ तक। वहाँ से मुझे मतलब सर्वाइव कैसे करना है उसके बारे में पता चला। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है सर्वाइवल, ना कि प्रॉफिट। अगर आपने सर्वाइव करना सीख लिया ना मार्केट में, तो यू विल बी प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग रन, ठीक है? तो आई होप कि आपको फर्स्ट टिप समझ में आ गई होगी कि अगर आप बिगिनर हो तो आप सर्वाइवल पे ध्यान दो, ना कि प्रॉफिट्स पे। तो अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है फॉरेक्स इंडस्ट्री का, लेकिन वो कोई ना कोई रीज़न से फंडेड अकाउंट या प्रॉपर पास नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए सबसे पहली टिप ये होगी कि आपके पास कोई भी कंपनी का फंडेड अकाउंट हो, कोई भी प्रॉफर्म का फंडेड अकाउंट हो, तो सबसे पहले उसके सारे रूल्स नोट डाउन कर लो। क्योंकि ये एक स्टैटिस्टिकल डेटा है कि 90% ऑफ द ट्रेडर फंडेड अकाउंट इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उन लोग को रूल्स के बारे में नहीं पता। आप लोगों को रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि मैक्सिमम ड्रॉडाउन क्या है, डेली ड्रॉडाउन क्या है, फिर ड्रॉडाउन स्टैटिक है या ट्रेलिंग, इक्विटी बेस्ड है या बैलेंस बेस्ड। तो ये जितने भी रूल्स हैं आप एक जगह लिख के रखो, जैसे मैंने भी लिख के रखा है, ये देखो। ये जितने भी मेरे पास अकाउंट्स हैं उन सबके मैंने रूल्स लिख के रखे एक पेज पे। तो इससे क्या है कि आपको एक क्लैरिटी होगी कि आपको ये अकाउंट में इतना प्रॉफिट बनाना है, ये वाले प्रोफर्म में मेरा ये रूल है, ये वाले प्रोफर्म में मेरा न्यूज़ ट्रेडिंग का रूल है तो मुझे ये ट्रेड नहीं लेनी। अगर ये सारे रूल्स आपके पास लिखे होंगे तो आप वो अकाउंट को क्लैरिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए टिप नंबर 2 ये होगी कि आप फंडेड अकाउंट में सिर्फ ए प्लस ट्रेड लो। मतलब अगर आपका सेटअप क्लियर है, कॉन्फ्लुएंसेस भी मैच हो रहे हैं, सब कुछ क्लियर है, एकदम आपका ए प्लस सेटअप है तो ही ट्रेड लो। अगर थोड़ा भी डाउट लग रहा है ना तो मत लो, या तो एकदम कम रिस्क ले लो। मतलब जो भी रिस्क आप सोच रहे हो, जैसे 1% रिस्क लेते हो, तो 0.5% रिस्क लो। अगर आप 0.5% रिस्क लेते हो, तो 0.25 लो। मतलब रिस्क को हाफ कर दो ताकि अगर आपको प्रॉफिट हो तो ठीक है, अगर और लॉस भी हुआ तो थोड़ा रिस्की सेटअप था इसीलिए लॉस कम होगा। क्योंकि एक स्टैटिस्टिकल डेटा है कि जो लोग फंडेड अकाउंट में कम से कम ट्रेड लेते हैं, उनके चांसेस ऑफ पासिंग द फंडेड अकाउंट ज़्यादा है जो कंपैरेटिवली ज़्यादा ट्रेड लेते हैं। क्योंकि ज़्यादा ट्रेड्स लोगे तो आपकी साइकोलॉजी वैसे ही बिगड़ेगी, क्योंकि आपको कोई भी ट्रेड्स का प्रॉपर लॉजिक नहीं पता होगा और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। तो ट्राई करो कि एक दिन में आप मैक्सिमम 2 ही ट्रेड लो। तो थर्ड टिप ये होगी कि अगर आप बहुत सारे पेयर्स में ट्रेड करते हो, तो फिर आपके पास सारे पेयर्स के लिए एक सेपरेट फंडेड अकाउंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारे पेयर्स एक ही अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो। एक ही अकाउंट में आपने गोल्ड में भी ट्रेड ले लिया, एक ही अकाउंट में आपने यूरो भी ट्रेड कर लिया, एक ही अकाउंट में आपने जीबीपी, यूएसडी भी ट्रेड कर लिया। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे पेयर्स अलग तरह से वर्क करते हैं, सारे पेयर्स का विन रेट अलग होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड सब में अलग बनता है। तो आप अगर सारे पेयर्स एक ही जगह पे ट्रेड करोगे, तो उससे आपका अकाउंट सही से मैनेज नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि आप 1 या मैक्सिमम 2 पेयर्स के लिए एक ही अकाउंट रखो। ऐसा नहीं कि आप सारे टाइप्स के पेयर एक ही अकाउंट में कर रहे हो, ताकि आप बाद में अगर जर्नलिंग भी करो तो आपको पता लगेगा कि आप कौन से पेयर्स में क्या मिस्टेक कर रहे हो और कौन से पेयर्स में क्या मिस्टेक नहीं कर रहे हो। टिप नंबर 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ज़्यादा पेयर्स में ट्रेड कर रहे हो तो फिर डाइवर्सिफाई करो। मतलब अलग-अलग अकाउंट लो अलग-अलग पेयर्स के लिए, जिससे आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी रहेगी और जर्नलिंग भी अच्छी रहेगी। और टिप नंबर 4 जिससे आप ज़्यादा लोग एग्री नहीं करोगे, बट मेरे लिए वो काफ़ी यूज़फुल रही है, कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन रिस्क टू रिवॉर्ड यू शुड फोकस ऑन विन रेट। देखो, फंडेड अकाउंट अगर आपको पास करना है तो आपको विन रेट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कंपैरेटिवली टू रिस्क टू रिवॉर्ड। क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आप सिर्फ विन रेट पे फोकस करोगे, यानी अपना ए प्लस सेटअप लोगे, तो फंडेड अकाउंट पास करना आपके लिए काफ़ी ईज़ी रहेगा कंपैरेटिवली टू रिस्क टू रिवॉर्ड। क्योंकि अगर रिस्क टू रिवॉर्ड पे फोकस करोगे, तो आप 3 से 4 ट्रेड लूज़ भी कर सकते हो। तो उससे क्या है, आपका डेली ड्रॉडाउन हिट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप विन रेट पे फोकस करोगे, यानी 90% ट्रेड आपकी अगर राइट जाएगी, तो आपका डेली ड्रॉडाउन हिट होने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे, जिससे आप लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकते हो फंडेड अकाउंट पास करने में। और टिप नंबर 5 जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल है एज अ बिगिनर, कि आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए फंडेड अकाउंट पास करने के लिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे बिगिनर्स एक ही ट्रेड में हाई रिस्क लेते हैं और बोलते हैं कि या तो 1 को मैं पास करूंगा या तो फिर नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप बिगिनर हो तो पेशेंटली वेट करना है सारे सेटअप्स का, आपको अच्छे से ट्रेड लेनी है, पर आपके पास एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि मैं अब 0.25% रेज़ करूँगा, अब 0.5% रेज़ करूँगा, अब 0.1% रेज़ करूँगा, ऐसे। मैंने देखा है कि जब भी अकाउंट थोड़ा भी ड्रॉडाउन में होता है ना, तो हमारी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। मेरी भी पहले साइकोलॉजी थोड़ी बिगड़ जाती थी, अगर मैं 0.1% भी ड्रॉडाउन में हूँ ना,
तो मेरा सिर्फ़ गोल ये रहता था कि भाई जल्दी से ब्रेक इवन लाओ, जल्दी से ब्रेक इवन लाओ, नहीं ये गोल नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ़ फ़ोकस करना है आपकी स्ट्रैटेजी पे। तो मैं आपको सबसे बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट प्लान बताता हूँ अभी। तो चलिए रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं। तो मैं ये अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका जो भी मैक्सिमम ड्रॉडाउन है ना, वो 10% है, डेली ड्रॉडाउन 5% है और आप जो भी ट्रेड्स लोगे वो 2 पर डे लोगे, मतलब 2 ट्रेड्स ही 1 दिन में लोगे और जो भी ट्रेड्स लोगे वो ए प्लस होगी, ठीक है? तो अभी चलिए सबसे पहले जब भी हमने अकाउंट परचेज़ किया था ब्रेक इवन ही होगा। तो जब भी ब्रेक इवन होगा ना तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा कि उसको कैसे भी करके फ 1% अप लाना है। मतलब कैसे भी करके, मतलब आपको मिनिमम एकदम मिनिमम रिस्क करना है और आपको उसको 1% अप लेके जाना है। तो ब्रेक इवन में मैं क्या करता हूँ यूजुअली 0.3 या फिर 0.5% रिस्क करता हूँ और 1:2 या 1:3 का सेटअप ट्राई करता हूँ जिससे मेरा अकाउंट है वो 1% अप चला जाए। समझे? अभी देखो, अगर मेरा इधर ए प्लस ट्रेड बना, तो मैं इधर 0.5% रिस्क करता हूँ। पर अगर मेरा ए सेटअप बना, मतलब थोड़ा ए प्लस में थोड़ा ही कम है, मतलब थोड़ा-सा ही डाउट है मुझे लेकिन अच्छा सेटअप है, तो मैं 0.3% रिस्क करता हूँ। और मैं फर्स्ट ट्रेड में यही ऑलवेज़ टारगेट लेके चलता हूँ कि मेरे को 1:2 कैप्चर करना है ताकि अगर मेरा जो भी प्रॉफिट हो ना तो मैं एटलीस्ट 1% पे आ जाऊँ। तो अभी हम सिर्फ़ प्रॉफिट्स की बात करते हैं कि प्रॉफिट्स में जब आप जाते रहोगे तो कैसे करना है, ठीक है? अब जैसे ही मैं 1% आया तो फिर मैंने फिर से सेम किया कि मैंने 0.5% रिस्क किया या तो 0.3% रिस्क किया। तो अभी हम 0.3% के साथ चलते हैं, ठीक है? तो अगर मैंने 0.3% रिस्क किया और फिर से 1:2 का सेटअप लिया, तो मैं फिर से 0 तो 1.6% अप आ गया, 1.6। फिर से मैंने एक और ए प्लस सेटअप का वेट किया, 0.3% अप किया, तो फिर मैं 2.3 समथिंग पे आ गया। अब जैसे ही मैं 2.3% अप हो जाऊँ ना, तो आई विल स्टार्ट रिस्किंग 0.5%। अब मैं 0.5% रिस्क करूँगा और या तो 1:1 का टारगेट लूँगा या तो फिर 1:2 का टारगेट लूँगा। सेम 2 ट्रेड्स में मैं 3% अप आ गया, ठीक है? अब जैसे ही मैं 3% अप आ गया तो मैं सेम वही करूँगा, 0.5% रिस्क लूँगा, 1:1 कैप्चर करने का ट्राई करूँगा या तो 1:2, ठीक है? तो सिमिलरली मैं 4% अप आ गया। अब जैसे ही मैं 4% अप आया तो मैं फिर से सेम ही चीज़ फ़ॉलो करूँगा जब तक मैं 5% अप ना आ जाऊँ। तो सेम 0.5% रिस्क करूँगा, 1:1 या तो 1:2 कैप्चर करूँगा और 5% अप आ गया। अब ये सब मैं प्रॉफ़िट से क्यों गिना रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको बोला है कि आपको सिर्फ़ विन रेट पे काम करना है। मतलब आप जो भी ट्रेड लो ना वो सिर्फ़ प्रॉफ़िट ही जानी चाहिए, लॉस तो जानी ही नहीं चाहिए। मतलब एक्यूरेसी पे काम करो। 10 में से 9 ट्रेड आपकी राइट जानी चाहिए, वैसे काम करो, ठीक है? तो इसीलिए मैं अभी प्रॉफ़िट्स के बारे में बता रहा हूँ। मैं लॉस के बारे में भी बताऊँगा आगे, पर अभी प्रॉफ़िट्स के बारे में देख लेते हैं। हाँ, तो जैसे ही 5% आपका गया ना, तो अभी मैं क्या करूँगा, जो मेरा रिस्क है ना उसको थोड़ा बढ़ा के मैं 0.75% कर दूँगा या तो फिर मैं 1% कर दूँगा। ताकि अभी मैं जैसे ही 1:1 कैप्चर करने लगूँ, तो मैं डायरेक्ट 1-1% अब आ जाऊँ। पहले मुझे 2 ट्रेड कैप्चर करने में 1% अप आ रहा था। हर बार 2 ट्रेड कैप्चर करनी पड़ रही थी, फिर मैं 1% अप आ रहा था। समझे आप? तो बेसिकली हमें करना क्या है कि हम जब भी हमारा ब्रेक इवन हो ना अकाउंट, तो हमें एक ऐसी ट्रेड पकड़नी है जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 जैसा बैठ रहा हो और हमें एकदम कम रिस्क लेना है। जिससे हम प्रॉफ़िट करते जाएँ और ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाएँ, ठीक है? अब आप सोचो कि आपने पहली ट्रेड ली ब्रेक इवन पे, वो लॉस चली गई। तो देखो आपको -1% आने में 3 ट्रेड्स लगेगी, क्यों? क्योंकि आपने 0.3% का रिस्क लिया है ना, तो 0.3 इंटू 3 0.9%। मतलब आप 3 ट्रेड कंटीन्यूअस लूज़ करोगे ना, उसके बाद आप ब्रेक इवन पे आओगे। ठीक है? तो सपोज़ करो मैंने पहले ट्रेड ली, अगर वो देखो वो ए प्लस होती तो मैं 0.5 लेता और ए प्लस की एक्यूरेसी पहले से ही हाई होती है कि 90% आपको एक्यूरेट ट्रेड लेनी है और उसमें से भी आपने ए प्लस ट्रेड ली, तो वो और 90% एक्यूरेट हो गई। तो ए प्लस ट्रेड मुझे ऐसा लगता है कि लॉस तो जा ही नहीं सकती मोस्ट ऑफ द केसेस में, लॉस जा भी सकती है लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लॉस जा ही नहीं सकती। तो मैं ऐसे ही अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने 0.3% रिस्क लिया होता। तो अगर आपने 0.3% रिस्क लिया और वो लॉस हो गया, तो कोई नहीं ना, आप एक और 0.3% के साथ लो और 1:2 टारगेट करो, तब 0.3% अप आ जाओगे। तो फिर आप ये वाली कैटेगरी में आ जाओगे, 0.3% अप आ गया ऐसे, ठीक है? तो वही, तो मतलब फिर सपोज़ करो कि आपकी दूसरी ट्रेड भी रॉन्ग चली गई, मतलब आपने जो दूसरी ट्रेड ली थी 0.3 के साथ, वो भी गलत चली गई, तो फिर क्या करोगे? वही सेम सेटअप, फिर 0.3 से आप ट्रेड करो, 1:2 कैप्चर करने का ट्राई करो, तो फिर आप ब्रेक इवन पे आ जाओगे, समझे? सेम ही आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं और फिर चलो सेकंड भी लूज़ चली गई तो थर्ड वाले पे आए, थर्ड भी लूज़ चली गई तो कोई नहीं, आप -1% हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सेकंड में भी -0 फिर से 0.3% रिस्क करेंगे और धीरे-धीरे हम ब्रेक इवन लाने का ट्राई करेंगे, फिर हम ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करें। फिर हम ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। सिंपल है, एकदम सिंपल है। फिर मतलब अगर आप ड्रॉडाउन में गए ना, तो आपको रिस्क कम लेना है और ब्रेक इवन के साइड जाने का ट्राई करना है बाय फॉलोइंग हाई रिस्क, मतलब हाई रिस्क टू रिवार्ड नहीं, 1:1.5 या 1:2 रिस्क टू रिवार्ड के साथ आपको ब्रेक इवन जाने का ट्राई करना है। तो जैसे ही आप ब्रेक इवन पहुँचे,
फिर वही करना है कि एक ऐसी ट्रेड पकड़नी है, कम रिस्क के साथ आप ज़्यादा मतलब प्रॉफ़िट कर पाओ ना, वैसी ट्रेड पकड़नी है। या तो अगर अच्छी ट्रेड मिले तो 0.5% रिस्क करके 1:2 ले लो ताकि आप 1% अप हो जाओ। क्योंकि जब भी आप प्रॉफ़िट में होगे ना तो आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी। क्योंकि अगर सपोज़ करो अगर आप 1% अप हो गए, अगर 1% अप हो गए आप, तो फिर आपको रिस्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि अगर आपने 0.3% लूज़ भी कर लिया तो आप 0.6% प्रॉफ़िट में होगे, है ना? इसीलिए प्रॉफ़िट्स में हमारी साइकोलॉजी अच्छी होती है। तो हमेशा ब्रेक इवन पे जब हो ना, तो हमें एक ऐसी ट्रेड पकड़नी है जिससे हम मतलब प्रॉफ़िट कर ही पाएँ। ब्रेक इवन से हमें डायरेक्ट प्रॉफ़िट में जंप करना है, लॉस में नहीं। इसीलिए जो भी ट्रेड पकड़ो ना, वो अच्छे विन रेट और अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड यानी 1:1.5 या 1:1 ऐसा होना चाहिए। गॉट इट? हुँ। फिर समझो आप 1% अप हो गए, फिर आपने एक और लूज़िंग ट्रेड ली जिससे 0.3 हो गए, तो फिर आपने 1:1 का एक और ट्रेड कैप्चर किया, 0.3 अप हो गए, तो फिर से 1% अप हो गए। फिर आपने एक और ट्रेड ली जिसमें अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड और अच्छा विन रेट था, तो आप 1:1.5% अप हो गए। तो ऐसे ग्रेजुअली स्लोली आप बिल्ड क मतलब करोगे ना, तो आप विदिन 2 टू 3 वीक्स आप ये फेज़ 1 क्लियर कर दोगे और फेज़ 2 भी सेम सेम स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करोगे ना, तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। मतलब फेज़ 2 में तो वैसे ही होता है 5% टारगेट, तो आपको इधर तक आना है ना? समझ गए ना? मैं आपको हाँ, तो मतलब बेसिकली यही है कि अगर आप ब्रेक इवन पे हो ना, तो आपको छोटी-छोटी क्वांटिटी से थोड़ा-थोड़ा अप ऊपर जाते रहना है, ऊपर जाते रहना है। और जैसे आप थोड़ा अच्छा प्रॉफिट करने लगो तो रिस्क बढ़ा लो। जैसे इन तीनों में मैं 0.3% रिस्क करता हूँ, तो फिर जैसे ही 4% ऊपर आ गया मैं, तो फिर मैं 0.5% रिस्क करने लग जाऊँगा। फिर 0.5% करते-करते मैं 5% जितना अप हो गया, फिर 5% के बाद में 0.75% रिस्क करने लग जाऊँगा ताकि अगर मैं 1:1 भी कैप्चर करूँ, तो मैं ऑलमोस्ट 1% जितना प्रॉफ़िट कर पाऊँ। फिर 6, 7, 8% आ गए, 8% ऊपर आ गए जैसे ही 8% जैसे ही ऊपर आ गए, फिर हमें फिर से या तो हम अगर हमें स्लो चलना है तो हम 0.3 के साथ जा सकते हैं या फिर हम 0.5 के साथ जा सकते हैं ताकि हम मतलब इतना पास आ गए हो ना पास करने के, तो कभी भी ऐसा मत सोचो चलो 2% रिस्क ले रहे हैं, 2% टारगेट है तो डन कर देता हूँ। क्या पता अगर वो ट्रेड लॉस हो गई तो आप डायरेक्ट 6% पे आ जाओगे ना। इसीलिए कभी भी एंड में जाते हो ना तो ऑलवेज़ गो फॉर स्मॉल मतलब स्मॉल रिस्क लो और स्लोली बढ़ो क्योंकि धीरे-धीरे आगे बढ़ोगे तभी बहुत आगे जाओगे। तो ये था रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। हाँ, तो एक बार मुझे बता देना कि मैंने कैसे समझाया है, अच्छा तो समझाया है ना? क्योंकि अगर आप ये फॉलो करोगे ना, अगर आप ये प्लान फॉलो करोगे तो आप डेफ़िनिटली मतलब एक अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप हर ट्रेड पास कर सकते हो। अभी आपने बोला कि मैंने तो इसमें ड्रॉडाउन के बारे में बात ही नहीं की। तो मैंने क्या बोला जब भी ड्रॉडाउन में हो तो 0.3% ही लूज़ करो। अब अगर सोचो आपको 1% लूज़ करना है तो 0.3 की 3 ट्रेड लेनी पड़ेगी। वैसे ही अगर 2% लूज़ करना है तो 0.3 की 6 ट्रेड लेनी पड़ेगी तब जाके आप ब्रेक इवन से -2% आओगे। तो आप मतलब आप अगर 6 ट्रेड एक साथ लूज़ कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई अच्छी स्ट्रैटेजी है। वही 6 ट्रेड एक साथ लूज़ करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कोई भी अकाउंट में -2% जाऊँगा। समझे? और ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ना, ये बिगिनर्स के लिए मतलब जिन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है या फिर जिनको एक्सपीरियंस हो गया है, लेकिन उनके पास कैपिटल कम है। मतलब आपके पास अगर पैसा एक फंडेड अकाउंट लेने का ही है, तो आप ये रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, मतलब आपके पास 5 से 6 फंडेड अकाउंट लेने का पैसा है, तो उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट पूरा अलग होता है। लेकिन अगर आपके पास अगर कम कैपिटल है और आपके पास 1 से 2 ही है फंडेड अकाउंट लेने के लिए पैसे, तो फिर आप ये फॉलो करो। क्योंकि अगर 3 वीक लगेंगे ना एक फ़ीस का 5 क्लियर करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो फंडेड अकाउंट आ जाएगा ना, तो उससे आप कंसिस्टेंट पे आउट निकाल सकते हो, उसके बारे में सोचो। तो कभी भी ऐसा मत सोचो यार बहुत टाइम लग रहा है फंडेड अकाउंट पास करने में। मुझे 2 इयर्स हो गए और मैंने अभी तक एक फंडेड अकाउंट क्लियर नहीं किया है। तो आप मेरा पेशेंस लेवल देखो मतलब उसके सामने आप तो अभी बिगिनर्स हो ना, आपको स्टार्ट कर रहे हो अभी आप। तो इतना बहुत मत सोचो कि भाई बहुत टाइम लग रहा है फंडेड क्योंकि आप ये सोचो कि जब आपने अगर क्लियर कर लिया फंडेड अकाउंट चाहे वो 5K का हो या 10K का, तो अगर आपने उसमें 1% भी प्रॉफिट बना लिया या 5K में अगर आपने 1% प्रॉफिट बना लिया, तो वो $50 होता है मतलब ₹5000 है ना? तो आप ऑलवेज़ मतलब रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो यार फंडेड अकाउंट कब मिलेगा, ऑलवेज़ प्रोसेस को फ़ॉलो करो और आपको एक दिन फंडेड अकाउंट पास कर ही लोगे। सो दैट वाज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको ये रिस्क मैनेजमेंट समझ आया होगा और जो भी मैंने 5 टिप्स दिए वो आप अच्छे से नोट डाउन करो और वो अच्छे से फ़ॉलो करो। अगर वो फ़ॉलो किए आपने, मैं एग्री नहीं करूँगा कि आपने फंडेड अकाउंट क्लियर नहीं किया। चाहे आपको 1 मंथ लगेगा लेकिन आप कोई भी अकाउंट अच्छे से क्लियर कर पाओगे। सो दैट वाज़ इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।